गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड EE206 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का चैप्टर 3 ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, इन ए ट्रांसफार्मर द टेपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी साइड, बी ऑप्शन है सेकेंडरी साइड, सी ऑप्शन है लो वोल्टेज साइड और डी ऑप्शन है हाई वोल्टेज साइड। जो ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग प्रोवाइड करते हैं हमेशा हाई वोल्टेज साइड प्रोवाइड करना चाहिए। ऑप्शन है डी। क्यों करते हैं? क्योंकि हाई वोल्टेज पे क्या होगा, करंट लेवल कम होगा, जिससे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि लेस स्पार्किंग होगी ड्यूरिंग द टेप चेंजिंग। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि हाई वोल्टेज साइड पे अपना करंट लो होगा, जिससे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वो कम होगा और जिससे कि स्पार्किंग हमारी कम होगी। सेकंड क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन। ऑप्शन ए है रिड्यूस वेट पर केवीए, बी ऑप्शन है रिड्यूस आयरन लॉसेज, सी है रिड्यूस कॉपर लॉसेज, डी है इंक्रीज पार्ट लोड इफिशिएंसी। तो ये क्या है कि जो हम ट्रांसफार्मर की जो डिज़ाइन करते हैं, जो उसमें हम हायर फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं, क्यों लेते हैं? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू वी मैक्सिमम इंटू ए। वी मैक्सिमम क्या है? हम मैक्सिमम है हायर फ्लक्स डेंसिटी। तो जो हायर फ्लक्स डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अगर हम हायर फ्लक्स डेंसिटी लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। हायर फ्लक्स डेंसिटी गिव स्मॉल कोर एरिया, सो सेविंग इन आयरन कॉस्ट, सो साइज ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए, रिड्यूस वेट पर केवीए, कि हायर फ्लक्स डेंसिटी लेने से इसका साइज़ कम होता है, क्योंकि एरिया कम होता है, एरिया कम होगा तो साइज़ कम होगा, साइज़ कम होगा तो इसका जो वेट होता है पर केवी वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है केमिकल यूज इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। जो केमिकल्स हम यूज़ लेते हैं ब्रीदर में, जो कि एक ट्रांसफार्मर का पार्ट है एक ब्रीदर, उसमें जो केमिकल्स लेते हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है आयोनाइजेशन एयर, बी है एब्जॉर्वेशन मॉइस्चर, सी है क्लींजिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल, डी है कूलिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इसका ऑप्शन है बी, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। इसका मतलब है ब्रीदर क्या करता है, जो ब्रीदर है वो एयर से मॉइस्चर को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है। तो जो मॉइस्चर को फिल्टर आउट करता है तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस ब्रीदर की, कि वो एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करके उसको क्या करे, फिल्टर आउट करे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। द केमिकल यूज इन ब्रीदर। ब्रीदर में जो हम केमिकल यूज़ लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, हम सिलिका जेल लेते हैं। सिलिका जेल क्या करता है, ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जब मॉइस्चर नहीं होता है उस कंडीशन में जो जेल का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जैसे ही वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस सिलिका जेल का कलर कैसा हो जाता है, पिंक होता है। ये हम सबस्टेशन में देख सकते हैं। जब सबस्टेशन में हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि इनिशियली जब स्टार्ट होता है सबस्टेशन, इनिशियली उसकी जो कलर होता है सिलिका जेल का वो ब्लू होता है, और धीरे 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 डे बाय डे वो पिंक हो जाता है। नेक्स्ट है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है कि जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो इंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए या नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है। आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या क्या कंडीशन होती हैं कि इसका जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। नो लीकेज फ्लक्स होने चाहिए, उसमें कोई लीकेज फ्लक्स नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करना चाहिए। जीरो उसमें कोर लॉसेज होने चाहिए, और उसमें इनफाइनाइट क्या होनी चाहिए, परमिएबिलिटी होनी चाहिए। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए और इंडक्टेंस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। ए ऑप्शन है वोल्टेज, बी ऑप्शन है एम्पियर्स, सी ऑप्शन है किलोवाट, डी ऑप्शन है केवीए। ट्रांसफार्मर में मेनली दो टाइप की लॉसेज होती हैं, आयरन लॉसेज होती हैं और कॉपर लॉसेज होती हैं। जो हमारी आयरन लॉसेज होती हैं वो हमारी वोल्टेज पर डिपेंड करती हैं, और जो कॉपर लॉसेज होती हैं वो हमारी करंट पर डिपेंड करती हैं। तो करंट इंटू वोल्टेज, V इंटू ए,
तो क्या हुआ VA, स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए BA और लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए KVA MVA में होती है। तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लैमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म्स एज। कभी सबस्टेशन में जाते हैं तो वहाँ जो आवाज़ आती है वो किसकी आती है, हम की आती है। जो नॉइज़ होती है वो आती है हम, तो इसका ऑप्शन होगा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरिस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर वेरीज एज बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। हमारी दो टाइप की लॉसेस होती है, आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस अपनी दो, उसको सब डिवाइड किया गया है एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरिस लॉसेस। जो एडी करंट लॉसेस होती हैं वो हमारी होती हैं बी मैक्सिमम का स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, एफ फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर और वोल्टेज का स्क्वायर। और जो हिस्टेरिस लॉसेस होती हैं वो होती हैं एफ इंटू वी इंटू बी मैक्सिमम का 1.6 टाइम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, मेन ट्रांसफार्मर में कोर होती है, उसका जो डिज़ाइन करते हैं, उसका जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है इसमें ऑप्शन ए है वुड, बी है कॉपर, सी है एल्यूमिनियम, डी है सिलिकॉन स्टील। तो वुड और कॉपर तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, हम एल्यूमिनियम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं कि एल्यूमिनियम डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वो एक क्या है, एल्यूमिनियम अपना पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी गुड कंडक्टिविटी है। तो ट्रांसफार्मर के कोर को हम डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए कोर की हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और उसका लेस कंडक्टिविटी होनी चाहिए। वही मटेरियल हम यूज़ करते हैं जिसकी हायर परमेबिलिटी है और लेस कंडक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम कौन सा यूज़ करते थे, स्टील यूज़ करते थे। ठीक है, स्टील की क्या होती है, हायर परमेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हायर परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट कैन ईजिली अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। एंड लो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सो दैट लॉसेज आर लेस। बट स्टील के क्या होता है, परमेबिलिटी हाई होती है और उसका ये क्या है, गुड कंडक्टर है। तो इसकी कंडक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए स्टील में हम 4 से 5% सिलिकॉन ऐड करते हैं, जिससे कि जो इस स्टील की है वो कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कोर के लिए सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं। ये पहले हम यूज़ करते थे सिलिकॉन स्टील, लेकिन अब हम CRGO यूज़ करते हैं, कोल्ड रोल ग्रेनाइटेड ओरिएंटेड स्टील का हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि क्या है, फर्दर हमारी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है डी, सिलिकॉन स्टील हम यूज़ करते हैं कोर की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि इसकी हायर परमेबिलिटी है, लेस कंडक्टिविटी है। थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज इन ट्रांसफार्मर। लेमिनेशन हम क्यों करते हैं, लेमिनेशन हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। किसके लिए, हमेशा लेमिनेशन हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। और जो उसकी थिकनेस होती है वो 0.4 mm से 0.6 mm के बीच में होती है, 0.4 से 0.6 mm के बीच होती है। इतनी ही थिकनेस लेते हैं जिससे कि हमारी एडी करंट लॉसेस अपनी रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफार्मर इज। कंजर्वेटर टैंक होता है वो एकदम टॉप पे होता है, जो कि उसको हम क्या बोलते हैं, एक इमरजेंसी टैंक भी बोलते हैं। जो कि क्या होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर में लोड इंक्रीज़ होता है, लोड इंक्रीज़ होने से क्या होता है, टेम्परेचर, वाइंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे कि जो अंदर का जो ऑयल है, मेन टैंक के अंदर का जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कंजर्वेटर टैंक का यूज़ करते हैं। इट एक्ट एज ए रिजर्वर फॉर ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, रिजर्वर की तरह काम करता है। तो कंजर्वेटर टैंक का है ये क्या है, ऑप्शन ए है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट, बी है टू रिड्यूस कॉपर एज वेल कोर लॉसेस, सी है टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल, डी है टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। तो कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, जो ऑयल का जो लेवल ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट की वजह से, तो उसको कंट्रोल करता है। और ये क्या है, एक इमरजेंसी टैंक है, एक रिजर्वर की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया। हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटिंग मतलब अपने इंडिया में हाईएस्ट हम
कितने वोल्टेज वोल्टेज को हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। इसमें ऑप्शन है 33 kV, 66 kV, 132 kV, 400। लेकिन अभी रिसेंट में तो 765 kV आ गया है। तो हाईएस्ट कितने हैं अपने 400 है, लेकिन इसमें ऑप्शन होता है अगर 765 तो अपने इंडिया में 765 kV वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय ट्रांसमिशन लाइन। इन ए ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो अभी हमने पढ़ा था आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो कॉयल होती हैं आर नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं, इसलिए उनका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इन्हें ट्रांसफर रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कॉयल है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती है। और अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसमें जो होती है सिंगल कॉयल ऐसा प्राइमरी विद 1 और मोर टर्न ऐसा सेकेंडरी। सो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मली ट्रांसफार्मर का तो उसके केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अ ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, ऑप्शन ए है स्लज, डी है ओडर, सी है गैसेस, डी है मॉइस्चर। जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल हम यूज़ में लेते हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वो मॉइस्चर से फ्री फ्रॉम होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है। इसलिए जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बुगॉस रिले कैन बी इंस्टॉल ऑन। जो बुगॉस रिले है वो कहाँ किस ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए है ऑटो ट्रांसफार्मर, बी है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, सी है बेल्टिंग ट्रांसफार्मर, डी है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन डी है इसका ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर बुगॉस रिले का यूज़ किया जा सकता है। ये बुगॉस रिले क्या होती है कि जो ऑयल, यह एक क्या है, ऑयल और गैस एक्टिवेटेड रिले है। जैसे कि कोई भी फॉल्ट आता है, इंटरनल फॉल्ट, सबसे पहला है कि जो बुगॉस रिले है ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ में ली जाती है। जैसे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या फेस फॉल्ट, इसके लिए की जाती है। ये क्या, जैसे ही फॉल्ट होता है तो एक फॉल्ट को सेंस करके सिग्नल देती है, जिससे कि वो सिस्टम क्या हो जाता है, ट्रिप होके अलार्म बज जाता है। तो बुगॉस रिले किस में यूज़ करते हैं हम इसको, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इज़ यूजुअली नॉट लिबरेट ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल अनलेस द ऑयल टेम्परेचर एग्जिट। ये है अपना 150 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, द मेन रीज़न ऑफ जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर कुड बी। मेन रीज़न मतलब जो अपने ट्रांसफार्मर में जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं उसका क्या मेन रीज़न क्या है, किस वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। ऑप्शन ए है फ्लक्चुएटिंग लोड, बी है पुअर इंसुलेशन, सी है मैकेनिकल वाइब्रेशन, डी है सैचुरेशन ऑफ कोर। कि जो हम आयरन कोर यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर इसमें क्या होता है, कोर में एक सैचुरेशन इफेक्ट होता है। हम जो सिलिकॉन स्टील की यूज़ करते हैं, मोस्टली हम किसकी यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील की करते हैं, जो कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए करते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम एयर कोर यूज़ करते हैं, फेराइट कोर यूज़ करते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम करते हैं सिलिकॉन स्टील। जब हम इसका एक BH कर्व देखते हैं, हिस्टेरिस कर्व बोलते हैं उसको, हिस्टेरिस लूप बोलते हैं, वो जो सिलिकॉन स्टील का क्या होता है, ज़्यादा होता है लूप कंपेयर टू फेराइट कोर, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील को लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हार्मोनिक्स का जो जनरेशन क्यों होता है कि जो हमारी कोर हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में वो क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर अगर हम B और H कर्व के बारे में बात करते हैं तो हम B को भी बढ़ाते हैं, H को भी बढ़ाते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे V नहीं, मतलब कर्व बढ़ता नहीं, इंक्रीज़ नहीं होकर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है और सेम शेप में जाता है जिस शेप से वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो कोर के सैचुरेशन इफेक्ट की वजह से ही ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक जनरेट हो जाते हैं, जो कि मेनली लोड करंट पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं, ये जो ट्रांसफार्मर हैं वो लो वोल्टेज के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं इनकी जो लोडिंग होती है,
जो इन पर लोड होगा वो किस पर डिपेंड करता है, डिमांड पर डिपेंड करता है। ये 24 आवर्स ऑपरेट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 आवर्स ऑपरेट होते हैं और पर इनकी जो लोडिंग होती है वो डिमांड पर डिपेंड करती है। इसीलिए इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है 60% के अराउंड होती है। और ये लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आते हैं और ये जिनकी जो एफिशिएंसी होती है कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर क्या होती है, लो होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम सपोज 11 kV से 6.6 kV, 3.3 kV, 450 वोल्ट और 230 वोल्ट तक रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी डिजायरेबल इन मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर, कि ट्रांसफार्मर की कोर के डिज़ाइन के लिए किस प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सी है लो स्टेज लॉसेस, सी है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, डी है हाई परमेबिलिटी। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि ट्रांसफार्मर की कोर के डिज़ाइन में हाई परमेबिलिटी और लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसफार्मर की कोर के डिज़ाइन में। हमेशा किसकी ज़रूरत होती है, हाई परमेबिलिटी और लो कंडक्टिविटी की, मैग्नेटिक मटेरियल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्ट्री व्हेन ए लोड इज अनबैलेंस, बी लोड इज बैलेंस, सी ऑन बैलेंस एज वेल अनबैलेंस लोड, डी है नन ऑफ दीज अबव। जो स्टार स्टार कनेक्शन है हमेशा बैलेंस लोड के लिए काम करता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल आउट ऑफ फेज विद द अदर 2 फेज के साथ होती हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग वो न्यूट्रल से कनेक्ट रहती हैं। अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि उसमें 3 फेज फॉल्ट हो जाता है, जिससे कि वोल्टेज हमारे अनइक्वल हो जाते हैं। इसलिए जो स्टार स्टार कनेक्शन है जो ट्रांसफार्मर का, वो हमेशा बैलेंस लोड की कंडीशन में ही काम आता है। नेक्स्ट है अपना डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्ट्री व्हेन। अब है डेल्टा स्टार, तो डेल्टा स्टार को हम इस बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के रूप में हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि स्टार डेल्टा कनेक्शन में थर्ड हार्मोनिक्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी में जो डेल्टा है उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है जो कि अनबैलेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। स्टार डेल्टा अनबैलेंस लोड के लिए मोर स्टेबल होता है, क्योंकि जो डेल्टा है रीडिस्ट्रीब्यूट ओनली इम्बैलेंस दैट अकर, तो वो जो इम्बैलेंस आता है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसलिए डेल्टा स्टार का हम यूज़ बैलेंस और अनबैलेंस के लिए करते हैं और स्टार स्टार का हमेशा बैलेंस में करते हैं, क्योंकि स्टार स्टार में बैलेंस कंडीशन अगर अनबैलेंस आएगा तो अपना न्यूट्रल शिफ्ट होकर अपने वोल्टेज अनइक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बुकोल्स रिले गिव वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। मैंने अभी बताया था जो बुकोल्स रिले है वो इंटरनल फॉल्ट के लिए काम में ली जाती है, ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम में ली जाती है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आउटसाइड द ट्रांसफार्मर इन आउट गोइंग फीडर्स, सी है फॉर बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड फॉल्ट, डी है नन ऑफ दीज। तो बुकोल्स रिले इंटरनल फॉल्ट दैट इज ए ऑप्शन के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल। जो ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो स्मॉल होना चाहिए। द मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज़ मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर कोर। जो अपना नो लोड करंट होता है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट होता है और कोर लॉस कंपोनेंट होते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, चाहे हमारी सेकेंडरी में लोड कनेक्ट है नहीं फिर भी हमारी प्राइमरी में करंट फ्लो होगा, उसको हम बोलते हैं नो लोड करंट बोलते हैं। अब इसका ऑप्शन ए है कि स्मॉल एयर गैप होना चाहिए। अगर एयर गैप स्मॉल होगा तो मैग्नेटिक पाथ के लिए क्या होगा, रिलेक्टेंस, जो एयर गैप अगर कम होगा तो रिलेक्टेंस भी हमारा कम होगा, और रिलेक्टेंस कम होगा तो हमारी क्या होगी, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। हम चाहते हैं कि परमेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा, रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा तो हमें मोर एमएमएफ फ्लक्स की
ज़रूरत पड़ेगी उस गैप को कवर करने के लिए, और जिससे कि अपना लेस ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो मैग्नेटिक करंट है, द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज़ स्मॉल एयर गैप। इसके स्मॉल एयर गैप की वजह से इसका क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट लो रखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, कि ऑर्डिनरी जो ट्रांसफार्मर लेते हैं कि उसमें क्या चेंज नहीं होता। हम जानते हैं कि हमारा एक ट्रांसफार्मर है, एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब फिक्स, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। जैसे कि मोटर में रोटर एक मूविंग पार्ट होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसी वजह से इसकी इफ़िशियंसी है वो 98% के अराउंड होती है। तो जो ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। उसमें क्या होता है, वोल्टेज और जो करंट है वो चेंज होते हैं, उनको बढ़ा के और कम करके हम पावर को कांस्टेंट रखते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोल्टेज थ्रू अ मैग्नेटिक मीडियम विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन है। तो ट्रांसफार्मर में हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा फिक्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट नेसेसरी डिज़ायरेबल फॉर मटेरियल ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ये हम पढ़ चुके हैं कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। लीकेज फ्लक्स मैंने क्या बताया था कि जो ना तो प्राइमरी वाइंडिंग से और ना ही सेकेंडरी वाइंडिंग से, जो फ्लक्स ना तो प्राइमरी से ना ही सेकेंडरी से लिंक करते हैं उसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। वो हमेशा लोड करंट पर डिपेंड करते हैं। ये जो फ्लक्स होते हैं, जो जनरेट होते हैं, वो हमेशा लीकेज फ्लक्स लोड की वजह से ही जनरेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड है। जो हम पाथ लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर क्या होना चाहिए, लो रिलेक्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो रिलेक्टेंस। लो रिलेक्टेंस होगा तो उससे हमारा मोर फ्लक्स जनरेट होगा तो हमें ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा, ज़्यादा हमको वोल्टेज मिलेंगे आउटपुट में। तो इसका ऑप्शन है बी, लो रिलेक्टेंस लिखा है लेकिन ये रिएक्टेंस लिखा है, बट यह लो रिलेक्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइस लेवल टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज ए। जो नॉइस लेवल टेस्ट है वो ट्रांसफार्मर में अलग अलग टाइप के टेस्टेस होते हैं। ये अपना एक टाइप टेस्ट में आता है। नॉइस लेवल टेस्ट एक किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है, टाइप टेस्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूटीन टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। जो रूटीन डेली के जो टेस्टेस होते हैं उसमें से कौन सा नहीं है। जो रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट है वो डेली टेस्ट के में इंक्लूड नहीं होता है। जो कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट, इम्पिडेंस टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ये किस में आता है, रूटीन टेस्ट में आते हैं। लेकिन रेडियो इंटरफेरेंस जो टेस्ट है वो रूटीन टेस्ट में नहीं आता है। अ ट्रांसफार्मर कैन हैव ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन, कि जो ट्रांसफार्मर में हमको जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलती है वो कब मिलती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है, वोल्टेज रेगुलेशन इज अ मेजर ऑफ चेंज इन वोल्टेज मैग्नीट्यूड बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड एट लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला आता है IR cos फाई माइनस IR sin फाई। जो हमको फाई एंगल है, जो हमको जो फाई एंगल मिलता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो ट्रांसफार्मर में जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हम लीडिंग पावर फैक्टर पे प्राप्त करते हैं, और जो पॉजिटिव लैगिंग पावर फैक्टर पे हम पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलती है। अब हेलिकल कॉयल कैन बी यूज़ ऑन। जो हेलिकल कॉयल है हम किस में यूज़ करते हैं, देखो हेलिकल कॉयल का यूज़ हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर, हम जानते हैं कि हमारे दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेकंड होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो जो हेलिकल कॉयल होती है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यूज़ की जाती है। इसके अलावा भी कोर टाइप में अलग अलग वाइंडिंग होती हैं, लाइक हेलिकल कॉयल बोल दो या वाइंडिंग एक ही बात है। तो हेलिकल वाइंडिंग होती है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग होती है, क्रॉस ओवर वाइंडिंग होती है, डिस्क वाइंडिंग होती है, अलग अलग वाइंडिंग होती है। उनका अलग अलग रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज़ में करते हैं। जो हेलिकल कॉयल है उसका हम यूज़ लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई KVA ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं। इसका लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर वेयर द करंट इज़ हायर, करंट क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, एंड द सेम टाइम वाइंडिंग टर्न आर लेस होने चाहिए, वहाँ हम हेलिकल कॉयल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है,
हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन, जो ट्रांसफार्मर में जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं उससे क्या क्या रिजल्ट आता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज कोर लॉसेस, बी है इंक्रीज I²R मतलब कॉपर लॉसेस, सी है मैग्नेटिक इंटरफेस विद कम्युनिकेशन सर्किट, डी है ऑल। तो हार्मोनिक्स की वजह से हमारी लॉसेस बढ़ती हैं, इंटरफेरेंस बढ़ता है, तो ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ दीज इसके आंसर हैं। नेक्स्ट है द कोर यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज़ यूजुअली, जो हाई फ्रिक्वेंसी के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम किस टाइप के कोर का यूज़ करते हैं। ए है कॉपर कॉयल, बी है कास्ट आयरन कोर, सी है एयर कोर, डी है मिल्ड स्टील कोर। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एयर कोर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हम 50 हर्ट्ज़ पावर ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर मेनली 50 हर्ट्ज़ पर वर्क करता है, अगर हम 50 हर्ट्ज़ पावर ट्रांसफर वाली कोर को 1000 किलो हर्ट्ज़, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है 1000 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या हो जाती हैं, जो उसकी हिस्टेरिस लॉसेस होती हैं वो 2000 टाइम क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। मतलब जो 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर जिस कोर को हमने यूज़ किया है, सपोज हम 50 हर्ट्ज़ पर सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज़ है, कितनी है 1000 किलो हर्ट्ज़ है, उस पर अगर हम सिलिकॉन स्टील कोर को यूज़ करते हैं तो उस पर हमारी जो हिस्टेरिस लॉसेस हैं वो 2000 गुना बढ़ जाती हैं। इस इशू को रिमूव करने के लिए हम एक फेराइट कोर का यूज़ करते हैं। फेराइट कोर मतलब एयर कोर का यूज़ करते हैं। इस फेराइट कोर हैज़ वेरी स्मॉल हिस्टेरिस लॉसेस होते हैं कंपेयर टू सिलिकॉन स्टील कॉयल। तो लो फ्रिक्वेंसी पे फेराइट का हम यूज़ नहीं करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम सिलिकॉन स्टील का ही यूज़ करते हैं। हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, हाई और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए फेराइट कोर का यूज़ करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी पे फेराइट का हम यूज़ नहीं लेते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का हार्ड मटेरियल है। जो फेराइट कोर में जो एयर कोर यूज़ करते हैं ये हार्ड मटेरियल है, और सिलिकॉन स्टील हमारा क्या है, एक सॉफ्ट मटेरियल है। तो हार्ड मटेरियल का मतलब होता है एबिलिटी टू गो इन सैचुरेशन। तो हार्ड मटेरियल की वजह से कि जो सैचुरेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और जो सिलिकॉन स्टील का है जो सैचुरेशन है वो डीप होता है, डीप इन सैचुरेशन। तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम एयर कोर यूज़ करते हैं, और लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फुल लोड कॉपर लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 1600 एट हाफ लोड कॉपर लॉसेस। हम जानते हैं कि जो कॉपर लॉसेस होती हैं वो लोड पर डिपेंड करती हैं, और जो आयरन लॉसेस होती हैं वो इंडिपेंड ऑन लोड होती हैं। तो कॉपर लॉसेस लोड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चेंज होती हैं। तो हाफ लोड है तो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ, 1/4। 1/4 इंटू 1600 इक्वल्स टू 400। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाफ लोड पर जो अपनी कॉपर लॉसेस होती हैं वो 400 वाट हो जाएंगी। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व्स इन द EMF इक्वेशन। तो ये ट्रांसफार्मर की EMF इक्वेशन होती है E इक्वल्स टू 4.445 मैक्सिमम F इंटू N। तो जो फ्लक्स होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। सिलिकॉन स्टील यूज़ इन लैमिनेशन मेनली रिड्यूस। जो सिलिकॉन स्टील हम यूज़ में लेते हैं वो क्या रिड्यूस करती है, फर्स्ट है हिस्टेरिस लॉसेस, बी है एडी करंट लॉसेस, सी है कॉपर लॉसेस, डी है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है हिस्टेरिस लॉसेस। सिलिकॉन स्टील यूज इन लैमिनेशन मेनली रिड्यूस हिस्टेरिस लॉसेस। कैसे, सुनना। ट्रांसफार्मर में मेन जो प्रॉब्लम होती है हिस्टेरिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस के कारण होती है। तो जो हिस्टेरिस लॉसेस होती हैं ट्रांसफार्मर में कोर के मटेरियल पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं, मटेरियल पर डिपेंड करती हैं। इसलिए हम कोर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो आजकल जो हम यूज़ में लेते हैं वो C8GO की लेते हैं। कोल्ड रोल्ड ग्रेनाइट ओरिएंटेड स्टील की बनी होती है। और एडी करंट को अगर हम रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, एडी करंट लॉसेस अपनी थिकनेस पर डिपेंड करती हैं। तो थिकनेस को रिड्यूस करके जो 0.4 से 0.6 mm करके हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिलिकॉन स्टील यूज इन ट्रांसफर मेनली रिड्यूस टू हिस्टेरिस लॉसेस, क्योंकि हिस्टेरिस लॉसेस कोर के मटेरियल पर डिपेंड करती हैं और एडी करंट लॉसेस थिकनेस पर डिपेंड करती हैं। Which winding of transformer has less cross section area?
कि ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। तो इसका ऑप्शन है ए है प्राइमरी वाइंडिंग, बी है सेकेंडरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, और डी है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था R = रो L अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस ए का एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लेस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा करंट कम होगा। तो किस ट्रांसफार्मर में करंट कम होता है? हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में। तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वाई इंक्रीजिंग वोल्टेज और वाई डिक्रीजिंग करंट टू मेंटेन कांस्टेंट पावर करता है। तो एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अपना क्या हुआ, करंट कम हुआ, करंट कम हुआ तो अपना करंट कम है, तो पावर को कांस्टेंट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग में हम लेस क्रॉस सेक्शन एरिया की ज़रूरत पड़ती है। पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड फुल लोड आएगा इसका आंसर, नियरली फुल लोड, क्योंकि जो पावर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो लोड कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, वो 24 आवर्स ऑपरेट नहीं होते हैं। जब डिमांड आती है वो तभी ऑपरेट होते हैं, इसलिए उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% मतलब फुल लोड पर ही ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है कि एक स्टेप अप और स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर यूज सिंगल वाइंडिंग ऑन ए आयरन कोर। इसमें क्या होता है, एक ही कोर, जैसे कि नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है, देन सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, लेकिन अपने ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। एक ही वाइंडिंग में टेपिंग करके उसको प्राइमरी और सेकेंडरी तरह हम यूज़ में ले सकते हैं, जिससे कि इट्स लेसर इन साइज, लेसर इन कॉस्ट एंड लेसर इन कॉपर। तो इसका आंसर आएगा सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का कंपेयर अगर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर की सेविंग होती है, क्योंकि इसमें हम एक ही वाइंडिंग का यूज़ करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हम दो वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। अब है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेज आर नेग्लिजिबल बिकॉज ऑप्शन ए है द करंट ऑन सेकेंडरी साइड इज नेग्लिजिबल, बी है द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड डज नॉट वेरी, सी है द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो, डी है फुल लोड करंट इज नॉट सप्लाई टू ट्रांसफार्मर। हम जानते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है लो वोल्टेज साइड पे। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की जो लो वोल्टेज साइड है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं हम। तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हायर तो हमारा करंट होगा और लो वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज अपना क्या होगा, लो वोल्टेज होगा। तो लो वोल्टेज होगा, करंट अपना हायर होगा, तो हमारा क्या है, करंट ज़्यादा होगा तो कौन सी लॉसेस फाइंड करेंगे, इससे कॉपर लॉसेस। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो कॉपर लॉसेस के फाइंड के लिए हम यूज़ में करते हैं। और हाई वोल्टेज साइड इसमें क्या करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। जब सेकेंडरी वाइंडिंग लो वोल्टेज साइड है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी क्या होगी, लो वोल्टेज साइड, उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो हम हाई वोल्टेज साइड जो अपनी प्राइमरी साइड है वो क्या अपनी हाई, देखो दो साइड होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो प्राइमरी साइड अपनी हाई वोल्टेज साइड है और जो सेकेंडरी साइड है वो अपनी क्या है, शॉर्ट सर्किट साइड है, लो वोल्टेज साइड है। शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है वो लो वोल्टेज साइड में करते हैं और लो वोल्टेज साइड को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो जो इसकी जो प्राइमरी साइड है, जो हाई वोल्टेज साइड है, उसको रेटेड वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी साइड मतलब लो वोल्टेज साइड इसकी शॉर्ट सर्किट है। तो हम इसकी जो प्राइमरी साइड पर 5 to 8% ऑफ हाई वोल्टेज का अप्लाई करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि यह सफिशेंट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट को क्या कर सकता है, दोनों वाइंडिंग में प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कि क्या होता है, आयरन लॉसेज कॉपर लॉसेज के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल होती हैं। तो ऑप्शन सी है वोल्टेज अप्लाई ऑन प्राइमरी साइड इज़ लो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड की वजह से हम इसको, सेकेंडरी अपनी शॉर्ट सर्किट है तो हाई वोल्टेज साइड को हम नॉर्मली वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते, उसको बहुत कम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, 5 to 8 टाइम ऑफ रेटेड हाई वोल्टेज, जिससे क्या होता है, आयरन लॉसेज उसमें कम हो जाती हैं। थैंक यू सो मच।